अब आगे की कहानी। एपिसोड 104। एक हफ्ते बाद। माला को गए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था, पर यह वक्त सबके लिए कितना मुश्किल था ये बयान करना शायद मुमकिन ही नहीं था। दानील तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसने अपने जज्बात जैसे अपने अंदर जब्त कर लिए थे, वो थम चुकी थी। वो पिछले एक हफ्ते से माला के घर पर ही थी, जो उसका भी हुआ करता था कभी, और फलक भी उसी के साथ मौजूद थी। फलक के लिए दानील इतनी कीमती थी कि उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया था, अपनी पढ़ाई, अपने घर वाले, सब कुछ। पिछले एक हफ्ते में वो लगातार दानील से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर दानील ने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। उसने तो अपने आप को कमरे में जैसे बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से फलक उसे पूरे दिन में कुछ निवाले खिला पाती, उससे बात करने की कोशिश करती, पर तो वो कुछ सुनती ही नहीं, बस खामोशी से खिड़की के पास खड़ी बाहर देखती रहती है। और उससे यूं देखकर फलक को तकलीफ हो रही थी। वो उसकी दोस्त थी, नहीं दोस्त नहीं, उससे बढ़कर शायद वही अजलान। वो तो जैसे माला के घर अपना दिल छोड़ आया हो। दानील उसके जहन से एक पल के लिए भी नहीं निकल रही थी। वो कम से कम एक दिन में ही 10-12 बार फलक को कॉल कर उसकी खबरें लेता, क्योंकि दानील का फोन तो ना जाने कब से स्विच ऑफ था। वो चाहता था कि उसे जाकर देखकर आए, पर उसे इतने दर्द में देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज पहली बार अजलान से रियाज को इस बात का अमल हुआ था कि वो कितना कमजोर है। पिछले एक हफ्ते में ना उसने कुछ ठीक से खाया ना सोया, अपने आप को काम में इस कदर बिजी कर लिया जैसे कोई होश ही ना हो। पर तब भी वो उसकी बीवी थी। पहले सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता था, पर अब निकाह का रिश्ता था। बात बदल चुकी थी। वो उसके दिल से कैसे निकल जाती, उसे तकलीफ में देखकर वो कैसे सुकून में बैठ सकता था। शाम का वक्त। आज लखनऊ में मौसम कुछ अजीब सा था। बादल छाए हुए थे और बार बार बिजलियां कड़क रही थी। बारिश के सारे आसार थे, पर अभी तक बारिश हुई नहीं थी। अजलान, जो अभी अभी एक 8 घंटे की सर्जरी मुकम्मल कर अपने केबिन में लौटा था, वो कांच की बनी उस बड़ी सी विंडो के पास खड़ा नीचे देख रहा था, जहां सड़क पर अच्छा खासा गाड़ियों का रश था। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हम पर कयामत होकर गुजर जाती है और किसी और को खबर तक नहीं होती। जिंदगी चलती रहती है, लोग अपने काम पर जाते रहते हैं, हम जिए मरे, किसी को कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। पर यही तो जिंदगी का सार है, कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। पर आज एक अजीब सी बेचैनी ने अजलान को जब्त कर रखा था। सुबह से एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी। दानील, जिसका जिक्र और ख्याल तो हमेशा उसके ज़बान और जहन में रहता है, पर आज तकलीफ में ज़रा कुछ इजाफा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपना फ़ोन निकालकर फलक को कॉल करता है। ये सुबह से वो 13वां कॉल था जो उसने फलक को लगाया था। करीब 1-2 मिनट बाद फ़ोन उठता है तो अजलान बिना उसकी कोई बात सुने ज़रा घबराई हुई आवाज़ में कहता है, वो ठीक है? उसके सवाल पर फलक निराशा लिए लड़खड़ाई सी आवाज़ में कहती है, नहीं भाई, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कुछ नहीं बोल रही है। कल सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है। कल सुबह भी बड़ी मुश्किल से उसे कुछ लुकने निवाले ही खिला पाई थी। पिछले एक हफ्ते से उसने एक शब्द भी नहीं बोला है भाई। उसने खुद को अंदर कमरे में बंद कर रखा है। बस मैं दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करती हूँ, पर वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती है। ना वो रो रही है, न कुछ कह रही है, न कुछ बयान कर रही है, न कुछ समझ रही है, न सुन रही है। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर अजलान की पकड़ अपने फ़ोन पर ज़रा कसती है और उसकी वो आंखें जो अब तक सख्त थी, उसमें कुछ नमी अपनी जगह बना लेती है। इस वक्त वो किस तकलीफ में था, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। जिस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट उसे अपनी जिंदगी में अपनी सांसों से ज्यादा अजीज थी, उसे यूं बेजान देखकर वो खुद बिखर रहा था। उसे को यो खामोश देखकर फलक फ़ोन के दूसरे तरफ से बेचैन आवाज़ में आगे कहती है, भाई, इस तरह वो खुद को बर्बाद कर लेगी, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। उसने पिछले एक हफ्ते से कुछ भी ठीक से नहीं खाया है, जैसे बस वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही है और अंदर से उसकी रूह वो दम तोड़ चुकी हो। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। वो खुद को कुछ कर। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अजलान तेज आवाज में सख्ती से कहता है, डोंट से दैट। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी फलक, वो बहुत स्ट्रोंग है, इतनी स्ट्रोंग कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम उसे कुछ खिलाने की कोशिश करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर वो अपना फ़ोन काटकर पॉकेट में रखता है और टेबल से चाबी उठाकर वहां से निकल जाता है। पिछले 4 दिन से वो एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठा था। नींद क्या होती है इसका तो उसे कोई ख्याल अब रहा ही नहीं था, और आखिरी वक्त एक लुकमा निवाला कब उसने अपने मुंह में डाला था इसका भी कोई होश नहीं था। वो खुद बदहवास हो गया था। उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। न रो पा रहा था, न चीख पा रहा था, न कुछ कह पा रहा था, और न सुन पा रहा था। सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक था उसके लिए। उसे इस तरह देखना उसके लिए दोज़ख की आग से कई ज्यादा बदतर था। पर शायद यही जिंदगी है, अपने अजीज लोगों को तकलीफ में देखना या उन्हें खुद से दूर जाते देखना, और कुछ न कर पाकर मजबूर खड़े रहना। इधर माला के घर में दानील अपने कमरे में बनी एक खिड़की के पास उसे टेक लगाए खड़ी एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सफेद रंग के चिकनकारी सूट में सिर पर दुपट्टा लिए वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे, सूखे होंठ, बेजान आंखें, सख्त चेहरा। वो ऐसी तो कभी थी नहीं, पर आज बन गई थी।
माला का जाना उसके लिए सिर्फ एक गम नहीं था, बल्कि एक सदमा था। बार बार आंखों के सामने माला के साथ माजी में बिताए पल जैसे किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने मुसलसल घूम रहे थे। पिछले एक हफ्ते से वो थम चुकी थी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, पर वो जिंदगी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो अभी खिड़की के सिर टिकाए बाहर देख ही रही थी कि तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वो जानती थी ये कौन है, इसलिए वो अभी भी वैसे ही खामोश खड़ी रही। उसने एक बार भी जाकर दरवाज़ा खोलने का तकल्लुफ़ नहीं उठाया और न ही दरवाजे की तरफ अपना रुख किया। वो वैसे ही खड़ी रही। वो जानती थी ये फलक है जो कल से लगातार दरवाज़ा खटखटा कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, पर वो मजाल है जो वो दरवाज़ा खोलना तो दूर की बात, अपने लबों से एक आवाज़ निकालकर उसे अपनी सलामती का एक संदेश तक दे दे। वही फलक दरवाज़ा खटखटाते हुए बेचैन आवाज़ में उसकी फिक्र ये कहती है, दानू प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। ओपन द डोर, मुझे घबराहट हो रही है, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। प्लीज़ एक बार दरवाज़ा जा खोल दो, मुझे तुम्हें देखने तो दो, कम से कम मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, पर प्लीज़ सिर्फ एक बार दरवाज़ा खोल दो। देखो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, न कुछ सुनूंगी, बस तुम्हें देखकर खामोशी से चली जाऊंगी, पर प्लीज़ दरवाज़ा तो खोलो। कहते कहते उसकी आवाज़ जमे लड़खड़ाहट और आंखों में नमी आ गई थी। अब उसे दानीन के लिए डर लग रहा था। उसे ही तो पता था कि उसने अभी तक अपने साथ कुछ नहीं किया, पर वो कर सकती थी। सबको अंदाजा था माला दानीन के लिए क्या थी, ऐसे में दानीन कोई भी गलत कदम उठा सकती थी, जिसका अंदाजा सबको था। पर उसके वो चिल्लाने चीखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, जैसे पहले नहीं हुआ था, क्योंकि उसने दरवाज़ा खोलना तो दूर, उसके इतने पुकारने पर एक आवाज़ तक पलट कर नहीं दी। वो अभी भी चुपचाप खिड़की के बाहर एकटक काले बादलों की तरफ देख रही थी जो आसमान को अंधेरे में ढाल रहे थे, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। फलक की आवाज़, उसका चीखना पुकारना उसके कानों तक तो पहुंच रहा था, पर उसने पलटकर कोई जवाब देने की न कोशिश की न इच्छा जाहिर की। वो सुन खड़ी सब सुन रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं, किसी और का होश अब उसे था कहाँ। ना फलक का ना खुद का, ना अपने उस निकाह का जो माला की आखिरी इच्छा मुकम्मल करने के लिए उसने किया था। अज़लान और निकाह का ख्याल तो उसके जहन से निकल चुका था। उसे इस बात का ख्याल तक नहीं था कि अब वो किसी की बीवी भी है। इधर फलक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर नम आंखें लिए खड़ी लाचारगी में उस दरवाजे को देखे जा रही थी, इस उम्मीद के साथ कि एक बार वो कम से कम दरवाज़ा तो खोले। वहाँ खड़े खड़े उसे कब एक घंटा बीत गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन दानीन ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी उसे खटखटाहट सुनाई दी, जो मेन दरवाजे से आ रही थी, और वो तुरंत अपने कदम मोड़कर मेन दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो जानती थी ये कौन था, और उसका शक सही भी साबित हुआ। जब दरवाजा खोलने पर सामने सफ़ेद कुर्ते पजामे में अज़लान उसे दिखा, जिसके हाथ में एक पीतल का कलश भी था। वो अभी अभी मगरिब की नमाज पढ़कर यहाँ आया था। वही उसे दरवाजे पर खड़ा देख फलक हल्का सा सरक कर उसे अंदर आने का रास्ता देती है। उसके हाथों में मौजूद कलश को देखते हुए नासमझी में पूछती है, भाई ये क्या है? अज़लान उस कलश को वही हॉल में रखे टेबल पर रखते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहते हैं, माला की अस्थियाँ, मैं और दानीन कल हरिद्वार जा रहे हैं। हमें अस्थियाँ गंगा में विसर्जन करनी है, ताकि माला को एक आखिरी अलविदा कह सके। तुम उसका सामान पैक कर दो। उसकी बात सुनकर फलक घबराए आवाज़ में कहती है, भाई वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। वो कल से कमरे में बंद है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बार पुकारा, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मेरी आवाज़ शायद उसके कानों तक पहुँच तक नहीं रही है। आप कुछ कीजिए ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। मुझे डर है वो इस तरह खुद को कुछ कर बैठेगी। मेरे लिए बहुत अजीज है भाई वो, मैं उसे खो नहीं सकती। जिंदगी में एक अरसे बाद मुझे कोई मिला है जिसे मेरी फिक्र है, जो मेरे लिए लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो बहुत अजीज है भाई। उसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो खुद को कुछ कर लेगी, मैं बता रही हूँ आपको। कहते कहते उसकी आंखें नमा हो गई थी और आंसू टप टप कर एक के बाद एक गालों से होते हुए फर्श को चूमने लगे थे। वो बुरी तरह रो रही थी। वही उसे यूं रोता देख अज़लान का दिल भी पसीज गया था। वो अपनी जिंदगी में मौजूद दो अजीज औरतों को इस तरह तकलीफ में देख रहा था, एक उसकी बीवी और एक उसकी बहन। फलक को यूं रोता देख वो खुद आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके आबरू मिलते ही फलक भी उसके कुर्ते को अपनी मुट्ठी में भीजे जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या अजीब कश्मकश और आजमाइश थी। अज़लान का दिल भी पसीज गया था। वो उनकी तकलीफ को समझ रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे यूं बिलक बिलक कर रोता देख अज़लान आहिस्ता से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जरा नरमी से कहता है, उसे कुछ नहीं होगा फलक, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हम मिलकर उसे इस गम से निकालेंगे। अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो उसे कैसे संभालेंगे? खुद को संभालो, तुम खुद को संभालोगी तभी उसे संभाल पाओगी। मेरा वादा है तुमसे, मैं उसे वापस बिल्कुल पहली वाली दानीन बना दूंगा। मेरे रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा था, जिसे महसूस कर फलक उसके सीने से दूर हटकर नम आंखों से उसे देखती है और अपने हाथ के इशारे से कमरे की तरफ उंगली करते हुए कहती है,
उसका कमरा वहाँ है। जाए, उसे आपकी ज़रूरत है। अगर उसे कोई संभाल सकता है तो शायद वो सिर्फ आप है। मैंने देखा है हॉस्पिटल में, वो आपके सीने से लगकर रोई थी। आज भी शायद उसे आपके सीने से लगकर रोने की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर अजलान आहिस्ता से हाँ में सिर हिलाता है और खुद अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा देता है। वो दानिन के कमरे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाता है, पर इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। दरवाज़ा खोलना तो दूर की बात, अंदर से कोई आवाज़ तक नहीं आई। ये देखकर फलक, जो खुद भी उसके पीछे पीछे आई थी, निराशा लिए कहती है, वो नहीं खुलेगी भाई। मैं कल से कोशिश कर रही हूँ, दरवाज़ा खटखटाती हूँ, पर वो कुछ नहीं कहती और न दरवाज़ा खोलती है। उसकी बात सुनकर अजलान एक गहरी सांस लेकर 2 कदम पीछे होता है और की फलक तरफ देखते हुए जरा गहरी आवाज़ में कहता है, पीछे हो। उसकी बात सुनकर फलक भी उसके एक्शन का अंदाज़ा लगाते हुए कुछ कदम पीछे होती है और अगले ही पल एक जोर के धक्के के साथ दरवाज़ा टूटता है। इस जोर की आवाज़ पर दानिन, जो खिड़की के बाहर एकटक बेजान आंखों से देख रही थी, नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखती है और अजलान और फलक को वहां देखकर, या यूं कहो कि दरवाजे को यूं टूटा देखकर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। वो बस खाली आंखों से उन्हें देख रही थी और उसे यूं बेजान देखकर अजलान को अपने दिल की दीवारें जैसे टूटती सी महसूस हुई थी। पर वो इस वक्त खुद नहीं बिखर सकता था, इसलिए खुद को मजबूत करते हुए दानिन को गहरी नजरों से देखते हुए ही फलक से कहता है, बाहर जाओ और खाने का इंतजार करो, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। उसकी बात सुनकर फलक भी हाँ में सिर हिलाकर एक नज़र नमा आंखों से दानिन को देखती है और वहां से चली जाती है। अब उस कमरे में सिर्फ अजलान और दानिन मौजूद थे। वही दानिन, उसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वापस नजरें फेरकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। वही उसे यूं मुंह फेरता देख अजलान अपने कदम खुद भी उसकी तरफ बढ़ा लेता है और बिल्कुल उसके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। पर वो उससे कुछ कहता नहीं है, बल्कि खुद भी खिड़की से बाहर आसमान को देखने लगता है, जहां अभी भी काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। वो दोनों एक साथ खड़े होकर चांद को देख रहे थे, पर उनके बीच में एक अजीब सी खामोशी थी, जो कि उनके दिलों की गहराइयों को बयां कर रही थी। अजलान को पता था कि दानिन अभी बहुत कमजोर है और उसे उसकी जरूरत है, पर वो कह ही नहीं पा रहा था। करीब 15 मिनट तक कमरे में बिल्कुल खामोशी रही। न अजलान ने कुछ कहा और न दानिन ने। तभी अजलान सामने देखते हुए कुछ सोचकर बिना दानिन की तरफ देखे नर्म आवाज में कहता है, माला बहुत तकलीफ में है प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर दानिन, जो बेजान सी सामने देख रही थी, तुरंत उसकी तरफ नजरें घुमाती है और नासमझी में उसे देखने लगती है। तो अजलान खुद भी अपनी नजरें उसकी तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत तकलीफ में है वो, जिस बेटी की आंखों में आंसू का एक कतरा उसे गवारा नहीं, अपनी उस बेटी को यूं तड़पता देख वो बहुत तकलीफ में है। उसे इस तरह तकलीफ मत दो। इस दुनिया के दर्द से वो आज़ाद हो चुकी है, अपने दर्द से भी उसे आज़ाद कर दो। खुद को तकलीफ पहुंचाकर उसकी रूह को छन्नी मत करो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, करती है, करती रहेगी। उसकी मोहब्बत को यूं जलील मत करो प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर दानिन खामोशी से कुछ पल अपनी आंखों में खालीपन लिए उसे देखती है, फिर आहिस्ता से कहती है, नहीं, कोई मोहब्बत नहीं थी। उसे मुझसे मोहब्बत होती तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। इस जालिम दुनिया में जहां मेरा कोई नहीं है, पर वो जा चुकी है। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, कभी नहीं थी। उसकी बात सुनकर अजलान को एक अजीब सी तकलीफ महसूस होती है। वो उसकी बात सुनकर उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और एक कदम उसके नजदीक बढ़ाकर बेहद प्यार से कहता है, और ये बात तुम कह रही हो? उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाह तो तुम खुद हो। आज वो यहाँ नहीं है, पर सुकून में है। ये दुनिया उसके लिए नहीं थी। इस दुनिया ने उन्हें बहुत जख्म दिए, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बहुत जिल्लत दी। तुम ही तो कहती हो माला एक फरिश्ता थी और फरिश्ते जन्नत में रहते हैं, दुनिया में नहीं। अगर हम चाहते हैं कि माला जैसे लोग इस दुनिया में रहें, तो हमें इस दुनिया को जन्नत बनाना होगा, लोगों की सोच बदलनी होगी। वो बहुत खास थी, बहुत अजीज, पर वो तकलीफ में थी। तुम्हारे लिए वो बहुत जरूरी थी, जानता हूँ। तुम उसे हमेशा अपने पास चाहती थी, पर यहाँ वो खुश नहीं थी। लेकिन उस दुनिया में, वहाँ वो खुश रहेगी, उसके साथ जिसने उसे बनाया था, मोहब्बत से रहेगी। अपनी खुदगर्जी में तुम उसके दुख और तकलीफ को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकती ना। वो जहाँ भी है, खुश है। ये दुनिया उसके लिए नहीं थी। फरिश्ते जन्नत में रहते हैं, इस मामूली सी दुनिया में नहीं। पर हम मिलकर इस दुनिया को जन्नत जैसा बना सकते हैं, या कम से कम एक कोशिश तो कर सकते हैं, ताकि माला जैसे बाकी लोगों को वो दर्द तकलीफ से ना गुजरना पड़े जिससे हमारी माला गुजरी थी। उसने हमारी शब्द पर जोर देते हुए कहा था, जैसे माला से सिर्फ दानिन का रिश्ता नहीं था, उसका भी था। जो बात सच भी थी, क्योंकि माला जाते जाते बहुत रिश्ते कमाकर गई थी। वही उसकी बात सुनकर दानिन, जो बीते दिनों से पत्थर बन चुकी थी, हल्की पिघलने लगती है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो नमा आंखों से अजलान की तरफ देखकर कहती है, पर उसके बिना कैसे रहूंगी मैं? ये दुनिया ना बहुत जालिम है, जो यतीम होता है ना उसे नोच के खा जाती है। उसकी बात सुनकर अजलान का दिल कांप उठा था। उसके लफ्जों में उसके बीते माजी की एक झलक नजर आ रही थी।
जिसे समझते हुए अज़लान उसे अपने सीने से लगाकर कसकर गले लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम यतीम नहीं हो, तुम यतीम कैसे हो सकती हो? मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी फैमिली हो। जिस तरह माला तुम्हारा सब कुछ थी, आज से मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। मैं जानता हूँ उतनी मोहब्बत तुम्हें नहीं दे सकता, ये मुमकिन नहीं है, पर उससे कम भी नहीं दूंगा। और फिर सिर्फ मैं नहीं, फलक, जुबैर, हम सब हैं तुम्हारे पास। जानता हूँ मुश्किल है, पर माला को अपने अंदर कैद मत करो, प्रिंसेस, उसे आज़ाद कर दो। उसे मुक्ति तब मिलेगी जब तुम उसे आज़ाद कर पाओगी, वरना वो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच भटकती रहेगी। उसे तकलीफ में मत रखो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर उसे जाने दो। अल्लाह ने उसकी मंजिल यही लिखी थी, अब वो उस दुनिया में है, अल्लाह के पास, और अल्लाह उसे बहुत खुश रखेगा। उसकी बात सुनकर दानिन बिखरने लगी थी। वो उसके कुर्ते को मजबूती से पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। आज पूरे 1 हफ्ते बाद उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और ये आंसू बहना जरूरी था। वो रोते हुए ही कांपती सी आवाज में कहती है, नहीं, अल्लाह अच्छे नहीं होते। अगर अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते तो वो कभी मेरे अजीज लोगों को मुझसे ना छीनते। अल्लाह की नज़र में भी मैं कभी मायने नहीं रखती, अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसने दिगंगाई सी आवाज में कहा था। एक बार फिर उसका ईमान कमजोर पड़ रहा था। ये देखकर अज़लान उसे हल्का सा खुद से दूर कर उसके आंसुओं को पोंछते हुए नम आवाज में कहता है, नहीं प्रिंसेस, वो रुसवा नहीं करता ज़माने की तरफ, वो अपने दर पर आने वालों को थाम लेता है। वो जो करता है बेहतरीन करता है, वो हर चीज़ पर कादिर है, और उसे तुमसे कितनी मोहब्बत है इसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। वो समुंदरों का मालिक अपने बंदों के एक आंसू पर दुनिया पलट सकता है। इतना कहकर वो आगे बढ़कर अपने होंठ उसके माथे पर रखकर हल्का सा चूम लेता है। वहीं उसकी छुअन का एहसास मिलते ही दानीन पूरी तरह पिघलकर एकदम से उसके सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कहीं ना कहीं अज़लान की बातें अब उसे समझ आ रही थी। माला उसके लिए खुश थी, पर खुद से खुश नहीं थी। इस दुनिया ने उसे इतनी जिल्लतें दी थी कि वो इस दुनिया में कभी खुश हो ही नहीं सकती थी। ये दुनिया माला जैसे लोगों की काबिल नहीं थी। ठीक कह रहा था वो, फरिश्ते जन्नत में रहते हैं, दुनिया में नहीं। और अगर माला जैसे लोगों को इस दुनिया में लाना है तो इस दुनिया को जन्नत बनाना होगा, जिसे हम सबको मिलकर बनाना है, और उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी ना। अल्लाह का फैसला शायद ठीक था, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी माला ने के लिए खुश होकर बिताए, पर अब शायद वो जहाँ भी होगी खुद के लिए खुश होगी, क्योंकि वहाँ लोग उस पर तरस नहीं खाते होंगे या उसे घिन भरी नजरों से नहीं देखते होंगे, बल्कि वहाँ वो अपने रब की मोहब्बत में होगी। दानीन के बिखरते हुए ईमान को एक बार फिर रास्ता मिल गया था, पर इस बार उसे वो रास्ता माला ने नहीं बल्कि उसके शौहर ने दिखाया था। कितनी अजीब बात है ना। अज़लान खुद वो शख्स है जो अपने गुनाहों में इतना शर्मदार था कि अल्लाह के सामने दुआ मांगने के लिए हाथ तक उठाने के काबिल खुद को नहीं समझता था, पर आज वो दानीन को भी संभाल रहा था और उसके ईमान को भी। एक बार फिर दानीन का ईमान मजबूत हुआ था। जो वो अल्लाह पे खोने लगी थी वो वापस अपने रास्ते पर आ रहा था। ये जिंदगी की थी जिससे मायूस होकर वो अपने रब से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। कहते हैं अल्लाह उसे आजमाता है जिसका ईमान मजबूत होता है, और उन्हीं मजबूत ईमान वालों में दानीन भी शामिल थी, बिल्कुल अज़लान की तरह, क्योंकि जिंदगी के एक वक्त पर उसे भी आजमाया गया था। बस फर्क इतना है कि अभी तक उसकी कहानी उसके माजी में कहीं छिपी हुई थी। अदनान अपनी पकड़ उसकी कमर पर जरूर मजबूत कर उसे और कसकर अपने गले से लगा लेता है। वहीं दानिन उसकी कुर्बत में पिघलकर अपने आंसुओं को बहाए जा रही थी, और उसे यूं रोता देख अज़लान, जो खुद अब तक इतना मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू बह चुके थे। जो रिश्ते खुशियों में बनते हैं वो मजबूत होते हैं, पर जो रिश्ते गम की डोर से बांधे जाते हैं वो सिर्फ मजबूत नहीं होते, वो अमर होते हैं, जिन्हें कभी ना कोई तोड़ सकता है ना ढीला कर सकता है। उनका रिश्ता भी ऐसा ही था। दानिन उसके गले लगी एक के बाद एक अपने दर्द को आंसुओं में बहा रही थी, और अज़लान उसे कसकर इस तरह अपने अंदर भीजा हुआ था जैसे अगर उसने सांस भी ली और वो उससे दूर चली जाएगी। उसे समझ आ गया था अब उसे ही दानिन को संभालना था। वो उसकी बीवी थी, उसकी मोहब्बत, उसकी जिम्मेदारी। बाहर बादल जो अभी तक छाए हुए थे अचानक से एकदम से बरसने लगते हैं, जैसे वो भी अपने गम को दानीन की तरह जब्त किए हुए हो, और दानीन के आंसू बहते ही उनके भी आंसू बहने लगे हो। वो दोनों ना जाने कब तक एक दूसरे के गले लगे खड़े रहे। तभी अचानक उनके कानों में पास की ही मस्जिद से इशा की आज़ान की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अज़लान अपनी पनाह में खड़ी दानीन को खुद से हल्का सा दूर करता है और उसके आंसू पोंछते हुए बेहद नरमी से कहता है, नमाज पढ़े, इशा, रात की नमाज का वक्त हो रहा है। उसकी बात सुनकर दानीन जो नम आंखों से उसे देख रही थी, कुछ सोचकर आहिस्ता से अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहां से अपने कमरे में बने बाथरूम की तरफ अपना रुख कर लेती है। उसे वजू के ठंडे पानी की जरूरत थी। कुछ देर बाद वो दोनों नमाज के लिए खड़े थे। जहां अज़लान की जानमाज हल्की सी आगे थी, वहीं दानीन उसके पीछे उसकी आड़ में नियत बांधे अपने फर्ज अदा कर रही थी। ये वो ख्वाब है जो हर मुस्लिम औरत अपनी आंखों में सजाती है, अपने शौहर के पीछे नमाज पढ़ना। कितनी बड़ी नेमत है ये, एक औरत से ज्यादा कौन जान सकता है। आज नमाज में अज़लान का हल्का सा आगे खड़े होना उसे दानीन का ना सिर्फ मेहरम बना रहा था बल्कि उसका मुहाफिज भी बना रहा था, जो इस बात का गवाह था कि वो सारी जिंदगी उसकी हिफाजत करेगा। नमाज पढ़ते हुए दानीन को सजदों में सिसकने सुन अज़लान की आंखों में भी आंसू थे।
हम चाहे कितना भी घूम फिर ले, आखिर में जमीन पर सजदे में पर आंसू उतरते ही हैं। एपिसोड 105। नमाज मुकम्मल कर अपनी और अजलान की जान माज सही जगह रखकर दानीन पीछे पलटती है तो उसके पीछे ही कुछ कदमों की दूरी पर अजलान खड़ा था। उसका दिल अब काफी हद तक हल्का हो चुका था। सजदों में उसे वो सुकून मिला था जो इस वक्त शायद उसे चाहिए था। हालांकि उसे भी पता था कि वो माला को कभी नहीं भूल पाएगी, ये मुमकिन नहीं था और ना वो भूलना चाहती थी। पर कहीं ना कहीं वो ये भी चाहती थी कि माला जहां भी हो खुश रहे, और उसे यूं तकलीफ में देखकर तो वो खुश कभी नहीं रह सकती। इसलिए खुद को संभालने की एक नाकाम सी कोशिश उसने शुरू कर दी थी। वही उसे यूं खामोश खड़ा देख अजलान एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अपना जरूरी सामान बांध लीजिए, कल हम हरिद्वार जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर दानीन, जो फर्श को देखते हुए कुछ सोच रही थी, अपने होश में आती है और नासमझी में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्यों? हमें क्यों जाना है वहां? उसकी हिचकिचाहट समझते हुए अजलान आगे बढ़कर उसके करीब पहुंचता है और बेहद नरमी से उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, माला को आखिरी मुक्ति देनी है, उसकी अस्थियां विसर्जन कर और इस काम में तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। उसकी बात सुनकर दानीन को भी इस बात का ख्याल आता है। हालांकि उसे ज्यादा तो नहीं पता था, पर जितना माला से बातों बातों में सुना था इस बारे में वो भी जानती थी कि मृत्यु के बाद अस्थियां विसर्जन करने के लिए अस्थियां इकट्ठा कर लाई जाती है और उन्हें मृत्यु के तीसरे, 7वें या फिर 9वें दिन विसर्जित किया जाता है गंगा मैया में। पर अपने गम में वो ये सब इतना भूल गई थी, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। पर अजलान, उसे याद था। ये सोचते हुए वो नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और आहिस्ता से हाँ में सिर हिला देती है। ये उसकी मंजूरी थी कि वो उसके साथ चलेगी। उन दोनों में से कोई कहता उससे पहले ही फलक हाथों में एक ट्रे लिए अंदर आती है और उस ट्रे को वही टेबल पर रखते हुए अजलान की तरफ देखकर कहती है, भाई खाना। उसकी बात सुनकर अजलान पलके झपकाकर हाँ में सिर हिलाता है और खुद दानिन की तरफ देखते हुए कहता है, खाना खा लीजिए और सो जाए, कल सुबह जल्दी जाना है हमें। उसकी बात सुनकर दानिन एक नज़र उस ट्रे की तरफ देखती है जिसमें खाना था और कुछ सोचते हुए ना में सिर हिलाकर अजलान के मुखातिब होते हुए बोलती है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खा। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अजलान अपने हाथ बांधे उसे घूरते हुए जरा गहरी आवाज में कहता है, आप भूल रही है कि मैं अभी भी आपका प्रोफेसर हूँ और आपको मेरी बातें माननी है, और वैसे भी अगर आप ठीक से खाएंगी नहीं तो कल सुबह तक जाने लायक बचेंगी भी नहीं। क्योंकि जो हालत आपने पिछले एक हफ्ते में अपनी की है, उसके बाद अगर आप एक दिन और भूखी रही तो हमें सीधे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आप खुद डॉक्टर है, चीजें बेहतर तरीके से समझती है, और वैसे भी हम पहले ही अस्थि विसर्जन करने में काफी देरी कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगी कि हमें और देर हो, है ना? उसकी बात सुनकर दानिन के पास कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। वो वाकई काफी कमजोर थी और ये बात वो जानती थी। वही फलक दानिन को यूं खामोश देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। वो जानती थी अजलान बखूबी दानिन को संभाल लेगा, इसलिए वो अपने कदम मोड़कर जाने वाली होती है। पर तभी दानिन अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने भी कल सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खाओ फलक, और वैसे भी काफी सवालों के जवाब देने हैं तुम्हें मुझे। चाहे मैं ठीक ना हूं, लेकिन फिर भी जो चीजें तुमने मुझसे छिपाई है उसके बारे में तुम्हें मुझे बताना ही है। ये कहकर वो एक सरसरी सी नजर अजलान की तरफ घुमाती है। यकीनन उसने इन सब के बीच फलक का अजलान को भाई कहना बखूबी नोटिस किया था और उसकी इस अदा पर फलक के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुद भी दानिन को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल भाभी, आप पूछिए, मैं हूँ जवाब देने के लिए। वही उसके मुंह से भाभी सुनकर दानिन का दिल एकदम से धक से रह जाता है। पूरे एक हफ्ते बाद उसे अब याद आया था कि वो किसी के निकाह में है, वरना इतनी बड़ी बात वो अपने गम में भूल चुकी थी। निकाह की याद आते ही दानिन नजरें उठाकर एक नजर अजलान की तरफ देखती है, जो खुद भी बिना किसी भाव के उसे देख रहा था, और उससे नजरें मिलते ही वो फौरन अपनी नजरें झुका लेती है। एक अजीब सी हिचकिचाहट पैदा हो गई थी उसके और अजलान के बीच। इस निकाह के जिक्र से ना तो वो इस रिश्ते के लिए तैयार थी और उसकी नज़र में ना ही अजलान, क्योंकि अजलान तो उसके लिए अनजान था और ना वो खुद उसके काबिल नहीं थी। कम से कम वो तो वही सोचती थी। वही उसे यूं हिचकिचाता देख अजलान जरा सख्त आवाज में माहौल को नॉर्मल करते हुए कहता है, मिस दानिन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम यही खड़े रहे, और फलक तुम भी आओ, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो सब चीजें तुम्हें खुद संभालनी पड़े। कम इतना कहकर वो हाथ बढ़ाकर एक हाथ से दानिन का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से फलक का, और दोनों को अपना हाथ पकड़े सोफे के पास लाकर बिठाता है और खुद खाने की ट्रे से दोनों के लिए प्लेट सर्व कर उनके सामने रखता है। खाना सर्व होते ही फलक तो खाना शुरू कर देती है, पर दानिन वो अभी भी प्लेट में रखे खाने को देख रही थी। उस खाने को देखकर आज उसे फिर माला के हाथ का स्वाद याद आया था। वो कितने प्यार से वो उसके लिए खाना बनाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, पर अब वो ये सब कुछ दोबारा महसूस नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए उसकी आंखें एक बार फिर दबा गई थी। पर तभी अपनी आंसू भरी आंखों के सामने उसे धुंधला सा एक लुकमा निवाला दिखता है।
वो नजरें उठाकर देखती है तो अजलान एक निवाला उसके मुंह के पास लिए आंखों के इशारे से उसे खाने का कह रहा था और ना जाने क्या था उसकी आंखों में, हमदर्दी या फिर हुक्म की। दानिन खुद भी बेख्याली में आहिस्ता से अपना मुंह खोल देती है और अजलान वो निवाला उसके मुंह में खिलाता है। इस बीच फलक के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अजलान के माजी से भी वाकिफ थी और उसे यूं पिघलता देख एक उम्मीद जागी थी उसके दिल में। वरना जितना सख्त वो पिछले दिनों हो गया था अपने माजी की वजह से, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी के लिए पिघलेगा भी। फलक अपना खाना खत्म कर कर एक नज़र अजलान की तरफ देखती है, जो अभी भी दानीन को अपने हाथों से खिला रहा था। ये देखकर वो हल्का सा मुस्कुराकर अपनी प्लेट लेकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। वो जानती थी इस वक्त अजलान और दानीन को साथ वक्त बिताने की जरूरत है। ये रिश्ता जैसे भी जुड़ा हो मजबूत तो था, पर फिर भी एक झिझक थी जिसे दूर करने के लिए वक्त का सहारा लेना जरूरी था। जितना वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताते उतना उनके बीच की वो झिझक और दूरी अपने आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती। इधर फलक किचन में प्लेट रखकर वहां से मालिक के कमरे की तरफ जा ही रही थी, जहां कल वो रुकी थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ये देखकर वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाकर जब दरवाजा खोलती है तो सामने जुबैर खड़ा था और उसे देखकर वो एक पल के लिए ठिठक सी जाती है। उस कन्फेशन वाले सीन के बाद उन दोनों के बीच कोई राब्ता नहीं हुआ था। हाँ, बस अजलान ने जब जुबैर को माला के एक्सीडेंट के बारे में बताकर फलक को साथ लाने को कहा था, तब जरूर वो दोनों रास्ते में साथ आए थे, पर तब भी उनके बीच खामोशी ही थी और इन बीते दिनों भी वही खामोशी बरकरार रही। हालांकि जुबैर के जहन में अभी भी फलक के शब्द मुसलसल किसी रील की तरह गूंजते जा रहे थे। उसका वो कन्फेशन वो चाहकर भी अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वही फलक, उसकी जिंदगी तो एक पल को ठहर गई थी। जिस शख्स से उसने अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत की, उससे खुद को दूर रखना आसान तो नहीं था, पर वो जानती थी कि बार बार उसके सामने रोकर गिड़गिड़ा कर वो सिर्फ अपनी मोहब्बत की तौहीन करेगी। उसकी मोहब्बत एक तरफा जरूर थी पर अपने आप में मुकम्मल थी। जुबैर को अपने सामने खड़ा देख उसकी आंखें एक पल को हल्की नम हुई थी, पर अपने आंखों आंसुओं को अपने अंदर ही जब्त कर वो जरा सख्त आवाज में जुबैर की तरफ सख्ती से देखते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज में बेहद सख्ती थी जिसे जुबैर ने महसूस भी किया था और उसे तकलीफ भी हुई थी। वो भले ही फलक से मोहब्बत ना करता हो, पर फलक उसके लिए खास थी। क्यों थी ये उसे भी नहीं पता था, पर खास जरूर थी और उसके मुंह से इतनी सख्ती में शब्द सुनकर तकलीफ तो हुई थी उसे। वहीं उसे यूं खामोश देखकर फलक दोबारा जरा तेज आवाज में कहती है, मैंने आपसे कुछ पूछा है सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? उसकी आवाज सुनकर जुबैर एक गहरी सांस लेकर नरमी से कहता है, अजलान से कुछ बात करनी है, उसने ही बुलाया था, मिल सकता हूँ उससे? फलक हल्का सा दरवाजे से हटते हुए तीखी नजरों से जुबैर को देखते हुए कहती है, आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, भाई ने बुलाया है तो जाए मिल लीजिए। इतना कहकर वो पलटकर जाने लगती है कि तभी जुबैर अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। वहीं उसके यूं हाथ पकड़ने पर फलक की दुनिया तो एक बार फिर रुक गई थी, पर जल्द ही खुद पर काबू कर वो पीछे पलटती है और एक नज़र उस हाथ को देखती है जिसे जुबैर ने पकड़ा था। उसकी धड़कनें तेज हुई थी, पर अगले ही पल अपनी धड़कनों और जज्बातों को संभालते हुए वो एक झटके में अपना हाथ जुबैर की पकड़ से खींचकर 2 कदम पीछे होते हुए जरा गुस्से में कहती है, सर मुझे यूं अननेसेसरी टच मत किया कीजिए, मुझे पसंद नहीं है कि कोई अनजान शख्स मुझे छुए। मैं एक औरत हूँ, मेरा एक चरित्र है और मेरी इज्जत है जिसे लोग उछालने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आपको जो भी बात करनी है दूर से किया कीजिए। उसके शब्दों ने जुबैर को बिल्कुल अंदर तक हिला दिया था। क्या वो इतनी नाराज हो गई थी? पर कैसे? उनके बीच इतनी सख्ती और नाराजगी का रिश्ता तो कभी रहा ही नहीं। वो बेयकीनी में फलक को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी तो तुम कभी नहीं थी ना फलक। उसके सवाल पर फलक कुछ पल खामोश रहकर कहती है, मैं कैसी थी कैसी नहीं ये आपने कभी जाना ही नहीं सर। मुझे जानने का ये बेफिजूल नाटक बंद कर दीजिए। अगर जानते होते तो मेरे जज्बातों को समझते, पर ना तो आपने कभी उन्हें समझा ना उन्हें महसूस किया। हमारे बीच एक बहुत प्रोफेशनल रिश्ता है, मैं चाहूंगी कि वो प्रोफेशनल ही बना रहे। जानती हूँ उस दिन जज्बातों में आकर मैंने आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया, पर आप फिक्र मत कीजिए। मैं उन बेवकूफ़ लड़कियों में से नहीं हूँ जो एक लड़के से दिल लगा बैठे तो अपनी सारी जिंदगी उस लड़के के आगे पीछे रोते रोते बेकार कर दे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कम से कम आपसे मोहब्बत करती हूँ और ये बात आप जानते हैं, पर फिक्र मत कीजिए, यह मोहब्बत एक दिन खत्म हो जाएगी। फलक की बातें सुनकर जुबैर को एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया था। वो उसकी बातें सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे कि उसके शब्दों ने जुबैर को एक पल के लिए जमीन से उखाड़कर हवा में लटका दिया हो। फलक की बातें सुनकर जुबैर को महसूस हुआ कि वो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था और वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं था और वो उसके बिना जीने की कोशिश कर रही थी। अपनी बात खत्म कर फलक जुबैर को एक नज़र देखकर पलट कर जाने लगती है, तो उसे यूं जाता देख सफ़र आहिस्ता से कहता है, हमारे बीच कभी कोई प्रोफेशनल रिश्ता तो था ही नहीं फलक, और तुम मुझे अकेले में सर तो नहीं बुलाती थी ना।
उसकी बात सुनकर फलक वापस पलटकर उसे देखते हुए कहती है, पहले जो था वो भूल जाए, अब हमारे बीच है एक प्रोफेशनल रिश्ता और उसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। खैर रिश्ता तो पहले भी नहीं था और रही बात आपको नाम से बुलाने की तो इसका हक मैं नहीं रखती। भाई से मिलने आए हैं, दानों के कमरे में है वो और हाँ नॉक कर जाएगा। न्यूली मैरिड कपल है, उम्मीद करती हूँ इतनी तहजीब होगी आपको। इतना कहकर वो एक नज़र उसे देखकर वहां से चली जाती है और जफर वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसके शब्दों में एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।